नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। उसको लेकर योगी सरकार पूरी तैयारियां कर चुकी है। लेकिन इसी बीच एक मौलाना हैं शहाबुद्दीन रिजवी, उन्होंने दावा कर दिया है कि महाकुंभ का आयोजन जो हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हो रहा है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड की जमीन महाकुंभ में भी निकल आई है। पंकज प्रसून जी। हाँ, ये 52 बीघा जमीन को लेकर इनका दावा है कि 52 बीघा जमीन ऐसी है जो वक्फ की है और वहां पे महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। और ये वक्फ की कैसे है ये बताया नहीं, लेकिन एक प्रयागराज में रहने वाले शख्स हैं जिनका नाम है शायद सरफराज, और उनके हवाले से बताया गया है कि उनके बाप दादाओं की संपत्ति थी जिसे बहुत पहले कब दान किया गया था इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कहा कि हमने वक्फ को दान कर दिया था। उसी जगह पे जो संगम किनारे है वहां पे महाकुंभ हो रहा है। ठीक है, बयान सुन लेते हैं। फिर ये तो मौलाना जी का बयान सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं, उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। पंकज जी, मुसलमानों ने दरिया दिली दिखाई, अब उन्हीं मुसलमानों की दुकानें आप लोग नहीं लगने दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। इसमें देखिए दो सवाल हैं। ये कुंभ में दुकानें क्यों लगाना चाहते हैं? मतलब कि ये कुंभ को मानते हैं क्या? क्योंकि इस्लाम में तो इस तरह का जो भी गैर मजहबी जो भी आयोजन होता है वो तो कुफ्र है, और जो यहाँ दुकान लगाएंगे वो तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। अरे कुंभ में ना लगाने दीजिए, वो बोर्ड की उनकी जमीन है उस पर तो लगाने दीजिए। लेकिन कुंभ मेला में ही आएगा ना वो। हाँ, वो तो आप देखिए जहां पे साधु सन्यासी होंगे, मंत्रोच्चारण होगा। अरे एक मुसलमान के कान में मंत्रों की ध्वनि भी जाती है तो उसका ईमान खराब हो जाता है भाई। अब वहां पे ये दुकान क्यों लगाना चाहते हैं? दूसरी बात कि जहां पे सनातन का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन है, वहां पे दूसरे धर्म के लोग आकर करेंगे क्या? और खास करके अगर वो विद्वान बिजनेस करना चाहते हैं तो बोल दे कि हाँ हम सनातन के नाम से धंधा करना चाहते हैं, तो शायद ये कबूल, पर ये नहीं, ये तो हक मांग रहे हैं। अच्छा, इस तरह हमें जो मक्का में है वहां हिंदुओं को दुकानें लगाने दे क्योंकि सबसे बड़ा इनका आयोजन वहीं पे है, या मदीना में एक अलॉट कर दे कि गैर मजहबी, गैर जो इस्लामी लोग हैं तो वहां पे बोर्ड पे लिखा है ओनली फॉर मुस्लिम्स मक्का में। तो यही तो बात है। आप अपने यहाँ जब भी कोई होता है, जब इस तरह का आयोजन है, या आपके यहाँ जो धार्मिक संस्था, या अपने यहाँ के मस्जिदों में दे देना कि हर मस्जिद में एक जनरल स्टोर हिंदू का होगा। बड़ा दिल तो उसे बोलेंगे ना, तो हम भी कुंभ में लगाने देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? और लगाते आ रहे हैं, हमने थोड़ी ना रोका है। लेकिन सवाल यह है कि महाकुंभ जब आया आज तक वक्फ की संपत्ति नहीं दिखी। ये वक्फ की संपत्ति है भी नहीं। ये तो देखिए, अब मैंने कल भी एक वीडियो में बताया था कि ये जो शहाबुद्दीन जी हैं, अब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। कहा जाता है कि अगर यूनिवर्स से भी देखा जाता है टेलीस्कोप से, तो एक जगह इतने सारे लोग सिर्फ महाकुंभ में दिखाई देते हैं। और 7 बड़े देश को छोड़कर सबसे ज्यादा जनसंख्या एक जगह जमा हो जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा शहर बस जाता है, और हैरानी की बात यह है कि उस शहर में एक भी आदमी भूखा नहीं जाता। सबके खाने पीने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम है। ये अद्भुत है। मतलब दुनिया अचंभा है कि आखिर हजारों सालों से हिंदू ये कर क्यों रहे। अब ये जब पूरी दुनिया की नजर इस पे है, देश विदेश के पत्रकार आएंगे,
और हर तरह की नजर रहेगी, तो इनको भी उस न्यूज में से थोड़ा सा मिलना चाहिए हिस्सा। ये खबरों में भी हिस्सा चाहते हैं। नहीं, ये जो तो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा था, बयान दे रहे हैं। रोहित, किसी दिन कह रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए वहां पर, किसी दिन कह रहे हैं कि मुसलमानों का धर्मांतरण महाकुंभ में करवाया जा सकता है, अब कह रहे हैं वक्फ की संपत्ति पर महाकुंभ का आयोजन करवा दे रहे हो। कुल मिला के ये खबरों में बने रहना चाहते हैं। असल में क्या है ना, ये जो बरेलवी के मौलाना है ये, और बहुत सारा कंपटीशन है वहां पे भी कि कौन ज्यादा हितैषी है मुसलमानों का। तो जो ज्यादा न्यूज में है, जो ज्यादा कड़वी जुबान में बात करे दूसरे धर्मों के प्रति, वो ज्यादा उनका हमदर्द हो जाता है अपने आप वहां। इस बात का कंपटीशन है। मैं जो महत्वपूर्ण बात बता रहा था, और दर्शक इस बात को समझे, आप इतने लंबी लड़ाई के बाद सिर्फ 150 एकड़ अयोध्या का लेके दीपावली मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये 9 लाख एकड़ जमीन लेके वक्फ के नाम पे चुपचाप है। कभी सोचिएगा इस बात को। और आज महाकुंभ के किसी जमीन पे इन्होंने दावा किया है, कोई जमीन ऐसी हिंदुस्तान की बची नहीं रहेगी जहां पे इनका दावा नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा, नासूर बन गया बोर्ड में। 9 लाख एकड़ आसमान से नहीं आया है, वो इसी हिंदुस्तान का ही भूभाग है। और इस देश के 7 बड़े राज्यों से बड़ा भूभाग है। जो छोटे छोटे गोवा, पुडुचेरी सब मिलाते हैं, इन सब का एरिया मिला दीजिएगा ना, तब उतनी जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो एक देश के बराबर जमीन तो ये ले चुके। अगर इकट्ठी कर दी जाए तो एक अलग देश मांग सकते हैं कि ये वक्फ की जमीन पे है, ये देश हमारा है। कभी सोचिएगा इस बात को, वो कहां से जमीन आई। जब भारत, और एक चीज समझिए, टेक्निकल में बता रहा हूं, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे की शर्त यही थी कि जो मुस्लिमों का देश होगा वो पाकिस्तान होगा, चाहे ईस्ट या वेस्ट पाकिस्तान, और हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान। जब इनको इनका हिस्सा मिल गया तो यहां पे इनकी जमीन आई कहां से फिर? बंटवारे के बाद कहां से आ गई जमीन? क्योंकि उस वक्त बंटवारे में साफ साफ लिखा होता है कि भाई वो मुसलमानों की जमीन हो गई, जो पाकिस्तान हो गया, ईस्ट और वेस्ट। तो जब भाइयों में बंटवारा हो चुका है तो अपना हिस्सा लेके चले गए वो। फिर यहां पे उनकी जमीन कहां से आ गई हिंदुस्तान के अंदर? और वो भी बढ़ते 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 9 लाख एकड़ हो गई। आप 2007 की रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। 2007 छोड़ दीजिए, अब डिफेंस के से ज्यादा जमीन इनके पास है। बिल्कुल। और लेकिन ये इसी तरीके से उस जमीन पे चाहे, लेकिन पंकज जी, इसी तरीके से दावा चलता रहा अगर, तब ये तो जायज नहीं है ना। फिर वही मैं कह रहा हूं, नासूर बन गया आप बोलना। देखिए, जमीन कब्जाने का खेल है। जो इस्लाम, जो अरब मानता है, वहां मजार का कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं है। जो पैगंबर मोहम्मद का इस्लाम है, वहां मजार नाम की कोई चीज नहीं है। और वो कहते हैं कि अगर हम बूत नहीं पूजते तो मुर्दे भी नहीं पूजते। लेकिन भारत में देखिए, जमीन कब्जाने के नाम पे धड़ल्ले से कितने मजारें बन रही। ये कौन सा इस्लाम है? कहां का इस्लाम है? किसने इसकी खोज की? आज तक किसने नहीं बताया। बिल्कुल। लेकिन जी कह रहा हूं कि जिन्होंने वह बोर्ड को इतना मजबूत किया वो तो अब नहीं रहे, चले गए। निधन हो गया 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तत्कालीन मुख्यमंत्री का। लेकिन अब जिनके भरोसे हैं वो जेपीसी खेल रहे हैं। देखिए, एक दिन में वक्फ बोर्ड मजबूत नहीं हुआ है, ये ग्रेजुअली मजबूत किया गया। सबसे पहले लेकर 14 तक तो बहुत सोच समझ के मजबूत किया गया ना, और मजबूत किया गया। और मैं बता रहा हूं कि ये लोग जो मौजूदा सरकार में हैं, ये मैं पहले दिन से बोल रहा था कि जेपीसी में डालने का मतलब ठंडे बस्ते में डालना है। जेपीसी में क्या होता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी हर दल के सदस्य उसमें होते हैं। दुनिया, भारत के आजाद इतिहास में आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए रोहित, और बताइए जेपीसी ने कितने मामलों का सॉल्यूशन निकाला है, कितना सॉल्व हुआ है। सारे के सारे अटके पहले कार्यकाल का अभी तक नहीं आया है उस पे सॉल्यूशन। आएगा भी नहीं ना, आएगा भी नहीं। जब मामले को टालना होता है ना, ठंडे बस्ते में डालना होता है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है जिसमें सारे दल के लोग रहते हैं, कभी एक राय नहीं हो पाती और वो चले जाता है। तो नीरा राडिया प्रकरण पता है आपको? नीरा राडिया प्रकरण की जांच जेपीसी को सौंपी गई थी, मुरली मनोहर जोशी उसके अध्यक्ष बनाए गए, और सारी कॉल रिकॉर्डिंग थी। आज भी यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा हुआ था। क्या हुआ उसका? क्या हुआ? बिल्कुल। लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा ये है, अगर मैं बताता हूं, और बहुत सारे इस तरह के जेपीसी के मामले आपको पता है
एक मनमोहन सिंह के समय भी मामला आया था कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाया जाना चाहिए या नहीं। शरद पवार उस वक्त बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे और देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी थे। डाल दिया जेपीसी में, आज तक क्या हुआ उसका? इतने पुराने महत्वपूर्ण मामले की मैं बात कर रहा हूं। और आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड का मामला जेपीसी में जाने के बाद ये सरकार लेके आएगी? लेकिन ऐसे में आखिरी सवाल जी आखिरी सवाल मेरा ये कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर महाकुंभ हो रहा है, जो दावा किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में महाकुंभ का आयोजन नहीं हो पाएगा क्या? भारत में 1 इंच जमीन भी वक्फ बोर्ड की नहीं है। साफ साफ मैं बोलता हूं, आपका हिस्सा बंटवारा हो गया, अपना हिस्सा लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए। अब जो है वो भारत की जमीन है। और इंदिरा गांधी ने एक कानून बनाया था राइट टू प्रॉपर्टी का। इस आपको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, आम आदमी को भी। जैसे मेरी जो संपत्ति है ना, जो बाप दादाओं की संपत्ति है, सरकार चाहे और अगर देश हित में उसका उपयोग करना चाहे तो ले लेगी, आपको सिर्फ मुआवजा दिया जाएगा। ये जो सड़कें बनती हैं, ये जो पुल बनते हैं ना, और जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं सरकारी, वो कई बार प्राइवेट प्रॉपर्टी आ जाती है बीच में, तो उसको पैसे देके वहां से भगा दिया जाता है। तो जब किसी नागरिक को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, तो वक्फ बोर्ड को 9 लाख एकड़ रखने का अधिकार कहां से हो गया? बिल्कुल, तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के बीच में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह दावा कर दिया कि महाकुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसमें से संपत्ति जो है, जो जमीन है, वो वक्फ बोर्ड की है। कई बीघे पर उन्होंने दावा किया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस पर क्या कुछ जवाब देती है या फिर कि नगर निगम इलाहाबाद का क्या कुछ जवाब देता है। फिलहाल पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। बाकी दर्शकों की राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।